खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ पट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। रन डाउन सियासी जमातें बहुत से खुशाइंद बात, मैं तो उसे खुशाइंद ही समझूंगा कि बहुत से वादे कर रहे हैं, खास तौर पर बिजली की कीमतों के हवाले से जो आसमान को छू रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हालांकि लोग हमें डिस्करेज भी कर रहे हैं और यहीं सियासी हलकों में से भी लोग जो है इस पर शकूक व शुबात डाल रहे हैं इस क्लेम पर, मगर देखते हैं क्या मामला है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कालादम करार देने का फैसला मुअत्तल ही रहेगा। ये है ताज़ा तरीन। और साइफर केस में बानी PTI को कितनी सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सज़ा होगी। और साथ पीपल्स पार्टी को पंजाब में वही कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बड़ी साहब ये मैं तो बहुत इस बात में पॉजिटिव हूँ, जो कहा है वो कर रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने पहले 200 यानी यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात की थी, बिलावल भुट्टो ने 300 यूनिट की बात की थी, अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया 30% मरीम साहबा ने कहा है। तो हम तो ज़रा सुनवाते हैं आपको और मैं इस पे जी सुनाएं। हमने पूरा प्लान बना लिया है कि हमने आपकी आटा, चीनी, सब्जियां, दालें, उनकी कीमतें हमने कैसे कम करनी है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया है कि बिजली के बिलों में 30% कमी कैसे करनी है। तो बड़ी साहब मैं तो बड़ी साहब ज़्यादा पूरा शायद क्लिप सुन नहीं पाया, लेकिन इसमें जो उन्होंने कहा है बाई एंड लार्ज के जनाब कीमतें हम कम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इस पे तो हम एम्फसाइज करेंगे और ये क्लिप हम अपने पास महफूज भी रखेंगे, क्योंकि अवाम का तो ये मसला है। बिस्मिल्लाह। और एक ऐसे इकबाल साहब अब इसकी उलट बात कर रहे हैं, एक ही पार्टी के हैं, वो भी जरा सुन लें। जी आप बाटी साहब आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई कर ऐसा बहाना मेरी आस टूट जाए। मेरी गुजारिश है कि मेरी भी बींगे पाकिस्तान ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में 300 यूनिट फ्री हो। इंडिया दे रहा है दोस्त गरीब आदमियों की आटा सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, लेकिन ये बता नहीं रही कि टोटल कर्जे कितने हैं, गर्दिशी कर्जे कितने हैं, अंदरूनी खर्चे कितने हैं और किस मद में कम करके ये बढ़ाएंगे। नारे हमेशा पुरकशिश होते हैं। इस लाइक के मोहतरम नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म वो बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ ये ख्वाब देखना छोड़ दें, वज़ीर आज़म तो मैं बनूंगा। अब ये सारे इनके दावे हैं, इनमें खबर कोई नहीं है, इनके दावे हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, मेरे पास वो अखबार अब मिल नहीं रहा, 90 या 91 का था कि मुझे 1 साल हुकूमत मिले मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। क्या मुझे सिर्फ ये बता दें, 4 दफा ये इक्तदार में रहे मोहतरम पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। इनके अपने एहसासे अगर कम हुए हैं और हुकूमत आवाम की हालत बेहतर हुई है तो ये बेहतरीन लीडर है। अगर इनकी अपने या फैमिली के एहसासे बेपनाह इजाफा हुआ और आवाम गरीब से गरीब की पसमानदगी से भी नीचे गुजर गई है, तो फिर मेरा सवाल है कि जो पहले वादे किए थे आज से 13 में, 8 में, 97 में, क्या वो वादे पूरे किए? अगर वो वादे पूरे किए तो समझे ये भी करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता आपकी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, 300 यूनिट्स फ्री नहीं, अब अल्लाह का वास्ता बिजली ही दे दो और मुनासिब रेट लगा दो, आज उसे 5, 6, 7 या 8 रुपए तक ले आओ। मैं आज आपको एक डॉन की खबर सुनाना चाहता हूँ, मेरी नहीं है, मैं तो रिपोर्टर हूँ नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं वो ना होने की वजह से स्मगल दवाइयाँ आ रही हैं। एक दवाई जो 570-80 रुपए की है वो 5000 की, 5500 की स्पेन की बनी हुई मार्केट में मिल रही है। तो बात ये है कि ये तो भट्टी साहब ये इस पर तो कभी हम क्या कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, आपस में लड़ी जा रहे हैं। सब नहीं, आप थोड़ा सा तहम्मुल से जरा, आपने कहा दवाई कितने की और कितने की? 570 रुपए की ये लिखा हुआ है और वो 5-5.5 की मिल रही है। स्मगलिंग, नाम भी दे देता हूँ उसको। स्मगलिंग तोते कबूतर तो नहीं ना करते ना, आपका कस्टम का अमला मुबैना तौर पे मिला होता है। मैं बाहर जा रहा था, कैसा भी इधर देखेंगे, मैं आपको खबर के बाद बात कर लूंगा, मैं वो निकाल रहा हूं, आप हुक्म करेंगे तो प्रोग्राम के बाद। नहीं मैं निकाल रहा हूं, वो आपको पूरी कीमत है ना। वो मेरा पासपोर्ट 17 दफा देखने लग पड़ा। मैं कह यार आपका तो काम मंशियात देखना है, तो मेरे पासपोर्ट में खुदा ना खास्ता क्या मंशियात है, सामान देखे। एक मेरा दोस्त आया, सिर्फ उसने $50 दिए अपनी ट्राली निकालने के लिए। काजी साहब, स्मगलिंग की एक चीज कस्टम की मिली भुगत के बगैर निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये करप्ट माफिया को तो तुम लगाते हो, पैसे लेते हो इनसे पोस्टिंग कराने का,
मेंबर कस्टम को लगना है, चेयरमैन FBR किसने लगना है, चेयरमैन इनकम टैक्स किसने लगना है, फलां लेस्को का किसने लगना है, वो ठेके होते हैं। तो ये याद रख ले, या आवाम को सहूलत दे ले या अपने आप को मजबूत कर ले। साहब अब चार्ज आवाम चार्ज है, लेकिन हम मैं ये कहता हूं कि ये मुमकिन है। मैं इस बात को तंजन नहीं कह रहा कि खुद मुस्लिम लीग नून के एक वजीर ने ये कहा था कि जनाब ये बिजली नहीं बन रही, ये डकैती डे लाइट रॉबरी हो रही है, और ये हेरल्ड में छपा था, जो पर्चा बंद हो गया है डान का। ये आज भी हो सकता है अगर विल हो और अगर आपने करना हो। अच्छा, ये तो जे ऐसे ही नाल मतलब खाना तो फिर काजी साहब, जब तक सादे बेवकूफ और लालची लोग जिंदा ना, ये एक मिसाल है, इसका प्रोग्राम से कोई तलक नहीं, ठग भूखे नहीं मर सकते। जिस वजीर ने कहा था वो किस चीज का वजीर था? वो पानी और बिजली के। हुकूमत किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की। तो फिर वो कर देते। मैं यही तो कह रहा हूं। अगर वो कह रहे हैं कि डे लाइट रॉबरी हो रही है, रॉबरी हो रही है, डकैती, और वो ठीक कह रहे थे। और वो नहीं, मैं आपकी बात कैसे मान जाऊं? इसका मतलब है डे नाइट रॉबरी वो अपने सामने करवा रहे थे और खामोश रहे। कमाल बात कर रहे हैं कैसा? वो इख्तियार थे, वो वजीर थे उसके, जो अगर आपके मुताबिक जी मैं वो हेरल्ड निकाल लूंगा। तो अगर वजीर के पता है कि मेरे होते हुए डकैती हो रही है तो रोकना उसका फर्ज नहीं है? किसका फर्ज है? आपका नहीं है। मेरा आपका काम खबर देना है। हम जज थानेदार नहीं हैं, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। वजीर को रिजाइन देना चाहिए था कि जनाब मैं नाकाम हो चुका हूं, इन्हें काबू नहीं कर सका। यहाँ IPB के मुआहदे अब हम उम्मीद देखें ना भट्टी साहब, हम तो उम्मीद ही देना चाहते हैं ना लोगों को, ये काम हो सकता है। मैं उम्मीद झूठी क्यों दूं? मुझे सामने गड़ा है, आप मुझे कह रहे हैं उसको को अच्छा चले जा, वो उस दलदल में गिर जाए, सारी उम्र उसकी नस्लें मुझे बद्दुआएं देती रहे। अच्छा काम करेंगे हम तारीफ कर देंगे। कोई अच्छा काम करे ना, हमारी भी ख्वाहिश है ये अच्छा काम करे। ये निगरान हुकूमत जो कर रही है, डू यू थिंक ये हुकूमत इन निगरानों के ये काम है? मैं अभी आपको बता तो रहा हूं। नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म आते हैं, हमारे हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, या बिलावल साहब आते हैं। मुझे ये बताएं, 4 दफा ये इक़्तिदार में रहे। जब ये आए थे उस वक्त डॉलर कितने का था, बिजली के यूनिट कितने का था, और पेट्रोल कितने का, और जब गए कितने का था? मियाँ साहब यही फरमाते हैं कि 2017 के मैं आया हूं तो वो पाकिस्तान नहीं मिल रहा। अब कैसे? 1 मिनट। उसके बाद शाहद हकार अब्बासी है, अपने उस पर भी अदम एतमाद करें। 16 महीने इनके भाई की हुकूमत रही, कहते हैं कि मेरे बाद तो मुल्क तबाह हो गया। फिर तो आलम की तो वजह आप है, आपका इक़्तिदार है, मेरा इक़्तिदार तो नहीं है। हम तो कभी भी इक़्तिदार में ना आया, ना साफ़ी को कोई सरकारी कोई लेनी चाहिए कोई सीट। अच्छा भट्टी साहब, ये खबर एक और हमने चला दी, ऑलमोस्ट 51% पोलिंग स्टेशंस आर सेंसिटिव, ECP कह रहा है। तो ये क्यों इस तरह से क्यों सेंसिटिव हैं? क्या वजह है? काजी साहब कुछ दिनों से 51 का मतलब आधे काजी साहब, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन नहीं है, कोई और है। पहले दिन से ये कहा जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, खुद ही सर्कुलर भेजी जा रहे हैं, दहशतगर्दी हो सकते हैं, बंदे अगवा कर सकते हैं, लीडर अगवा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी जमात का भी हो, कि सिर्फ लोग वोट ना डालने जाएं और ये मनपसंद अपनी मर्जी के फैसले करवा लें। भाई हुकूमत हो, तुम इक़्तिदार में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ का तुमने ओथ लिया है। चंद खानदानों की गुलामी का नहीं लिया कि उसको जाओ उसके घर, उसकी औरत को भी थप्पड़ मारो, उसका घर भी तोड़ फोड़ दो, उसके बच्चे भी उठा के ले आओ, उसके रिश्तेदार भी उठा के ले आओ और उसे इबरत का निशान बनाओ। ये किस पुलिस अफसर ने या DMG अफसर ने ओथ लिया होता है? मुझे बताएं। अगर ये दहशतगर्द आ गए हैं तो पकड़ो। आप आम खाने आए हो। एक SP कमो बेशतर 25 लाख से ज्यादा आवाम को पड़ता है। काजी साहब ये प्रोटोकॉल है, इन्होंने अंग्रेज की तरह निज़ाम रखा है कि कौम को गुलाम रखें, इतने इख्तियार दे दिए, चेक की किसी पे नहीं रही है। तो माफी चाहता हूं यार। अब देखें ना, अब हम क्या करें? मिसाल के तौर पे एक पीछे थोड़ी सी मैं खबर कंप्लीट कर दूं। बड़ी साहब ये मेरे सामने है, यानी जो 1341 रुपये का एक इंजेक्शन है, इसका नाम भी भला सा लिखा हुआ है, ये 3000 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करिए? जिस तरह आपने कहा कि भाई आपका काम है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रखना, इसी काम के लिए अरबों रुपए का आपको हम बजट देते हैं, तो ये हर पास ही फिर यही है, ये चाहे वो बिजली हो चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर हो। वैसे कैसा, मैं आपको बताता हूँ, आपने अब मेरा मसला हल कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है, अगर कोई चीज़ ओवर प्राइस हो रही है
उसे रोके, नहीं तो उस अफसर को सस्पेंड कर दो आज। ये खबर देना आपका काम है एज ए जर्नलिस्ट, मेरा काम है कि सर ये नाइंसाफी हो रही है, ये एक्चुअल प्राइस है, ये ब्लैक में बिक रहा है। वो जो इंस्पेक्टरों की अरबों रुपए की तनख्वाहें जा रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो सिर्फ पैसे खाने के लिए हैं। और ये बताए ना, ये स्मगल होके आ रहे हैं। ये कई सब स्मगलिंग कहां से हो, कौन करता है स्मगलिंग? फिर आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं सकते। स्मगलिंग इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, इनकम टैक्स इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, बिजली चोरी इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो, क्राइम पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है, मान जाए। ये अपने लाख रुपए रिश्वत के लिए मुल्क का करोड़ करोड़ रुपया नुकसान कर देते हैं। करोड़ करोड़ रुपया चंद दिन पहले लाहौर एयरपोर्ट से कैसा भी लाहौर एयरपोर्ट पे एक सामान आया जिस पे आईफोन थे, तकरीबन 500 निकाल के ले गए। कितने पैसे दिए मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा तू साबित कर। और चोरों खाओ तुसी, लुटो तुसी, चोर बाजारी तुसी करो और नोटिस हमें दे दो। भाई मैं क्यों साबित करूं? उस पे 87,000 रुपया मेरे ख्याल में उस पे था ना, 1.5 लाख। 1.5 लाख टैक्स हो गया। कादी साहब मैं आपको क्या बताऊं, बोलियां लग रही हैं। इतना सामान निकलाओ, ये जो परफ्यूम या जितनी भी स्मगलिंग की चीजें आ रही है, आप आज साल नहीं चले जाएं, कुछ ना करें, चले जाए, उन्हें कहे जी ये इंपोर्टेड आपने सामान रखा है, इसके कस्टम की ड्यूटी दिखाए। अगर आपको 5% भी ड्यूटी मिल गई ना कादी साहब, फिर मैं कल माजरत करूंगा लोगों से, मैं माफी चाहता हूं जी, मेरे से मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो कादी साहब ये खुद करा रहे हैं, सरपरस्त है। मुझे बताए ना ड्रग इंस्पेक्टर, अगर ये दवाई महंगी बिक रही है तो इसे किसने रोकना है? मैं पकड़ूंगा तो दुकादुकानदार मेरा गिरेबान फाड़ देगा। इसमें क्राइसिस बड़ा खौफनाक है बड़ी साहब। ये जब हुकूमत ऊपर से लेके नीचे तक आप सिलेक्शन पे आ जाए, मेरिट को आप नजरअंदाज कर दे, राइट मैन फॉर राइट जॉब की बजाय मनपसंद मेरे बंदे, साड़ी गल हो गई है। जब जिंदगी का मकसद है कि मेरा बंदा सीट ते आवे, मेरे मुखालफ नूं चुके, उहदे खानदान दी औरतां बुजुर्गां नूं, उस्मान डार की वालदा के घर के आगे आपने ब्रीदर वैन खड़ी कर दी। और यार खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो? ये पाकिस्तान है, एक आजाद मुल्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम छोड़ें और ये काम करें जो ये जिसके लिए असल काम पुलिस का ये है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, चोरों डाकुओं को पकड़ना, शरीफ शहरियों को पकड़ के उनकी तजलील करना, उन्हें बेलबास करना। मैं सलमान अकरम राजा साहब से मेरा फोन अटेंड नहीं हुआ, बात नहीं हो सकी। मैंने सुना कल वो नाग रहे थे तो एक SHO साहब ने कहा गलत होगा तो सलमान अकरम राजा नहायत मोतबर आदमी है, कानून के मोतबर है। उन्हें कहा जी रैली नहीं निकालनी, उन्होंने कहा कोई रिटर्न है, उन्हें कहा नहीं भाई नहीं कटन देनी, जा उतो कम। यार व्हाट इज दिस यार, ये नून लीग के भी साथ ना करो खुदा के वास्ते। ये सारे सियासतदान हमारे हैं। ये धांधली की जो आज आप रस्में डाल रहे हो, आज किसी का एक निशान छीना ना, आपने छीन लिया इलेक्शन कमीशन ने, कल को ये शेर छूट गया तो वो भी गलत होगा, तीर हो गया। फिर लिया था ना, पहले भी शेर भी तो लिया था ना एक दफा जब ये सेनेट के इलेक्शन। कादी साहब जब तक हमारे लीडर सिर्फ एक अहद कर लें कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक अहद, मैं आप तो यार एक आयत मेरी तरफ से भी तेन करवा देना कि ये बिजली वाकई सस्ती हो सकती है। 4.5 रुपए की अगर इंडिया बेच रहा है तो हम क्यों नहीं बेच सकते? ये नहीं बेचेंगे, इंडिया ने कमीशनें नहीं खाई, IPP नहीं लगाए, डॉलरों में पेमेंट नहीं दे रहे। कादी साहब आप अपनी गलती जब तक नहीं मानेंगे ना, हम कोई भी अपनी इसरार नहीं कर सकते। हम छोड़ दे कि जी हम दिन से तारे तोड़ ले आएंगे। इमरान खान साहब भी कहते थे 100 घर बनाऊंगा, पता नहीं कितनी नौकरियां दूंगा। मैं उस वक्त भी कह रहा था ये मुमकिन नहीं है, वो हुआ मुमकिन। बटी साहब बात यह है कि हम करना नहीं चाहते। वो क्या था, तुम हमारे ना हो सके, वरना को गलत ही पढ़ रहा हूँ वैसे मैं, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, हो सकता है विल हो। और अगर हम करना चाहें और हम जो इसको गलत कर रहे हैं उनसे ज़रा दूर हों तो फिर हो सकता है। मैं इसलिए इस पॉजिटिव नोट पे ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कुछ और भी खबरें हैं साइफर के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है, जैसे कहते हैं नाम ही काफ़ी है, एतजाज़ एहसन साहब। क्या मैं हवाला दूं और किन किन डायमेंशन से बात करें। जनाब दानिश्वर हैं,
हुजूर, मैं पहला सवाल आपसे यही करता हूँ कि एक जो कानूनदान की हैसियत से एक बात की जा रही है कि शायद 8 से पहले मुमकिन तौर पर लोग जो बात करें कि फ़ैसला आ जाए, तो आप समझते हैं कि ये ट्रायल इस नहज पर पहुँच चुका है जहाँ इस किस्म का डिसीजन दिस वे और दैट वे एक्सपेक्टेड है? जनाब एतजाज़ अहसन साहब। नहीं, ट्रायल तो कोई भी अभी इस नहज पे नहीं पहुंचा कि दिस वे और दैट वे फैसला किया जा सकता है, क्योंकि फैसला तो जब होगा जब ये 13 गवाह एक दिन में तो नहीं, उनको पंजाबी में कहते भुगताए जाते, या उनका अपनी बयान और फिर उस पर जिरा निपटाई नहीं जाती। ये 13 तो नहीं हो सकते कभी। और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर था उसमें से ही एक डिफेंस का आप लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती वकील को लगा रहे हैं कि आपका ये वो आपकी तरफ से जिरा करेंगे। वो तो प्रोसिक्यूशन टीम में थे। तो किस किस्म का मजाक हो रहा है, किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है ये सारा, ये जो ट्रायल्स हैं। साइफर देखें, साइफर सिफर है, साइफर में कुछ भी नहीं है। साइफर में कोई उस कागज़ पे न्यूक्लियर राज लिखा होता, कोई अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी होती, उसमें कोई ऐसी बात, कोई इंडियन पाकिस्तानी मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स की बात होती तो चलो था। उसमें यह था कि जी एक जो वाक़या मानते हैं, जो सब मानते हैं, वो तो उस वाक़े को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा 2 मुख्तलिफ वज़राए आज़म की सरबराही में उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका ने क्यों ये ऐसे हमारे मदाखलत करने की कोशिश की है डोनाल्ड लू के ज़रिए, और इनको हमें अमेरिका से एहतजाज करो। और अमेरिका से 2 मरतबा एहतजाज किया गया, सख्त एहतजाज, कि आपने क्यों, यानी यह तस्लीम कर लिया कि उसने कहा है ये डोनाल्ड लू ने उसको हमारे सफ़ीर को कि आप वज़ीर आज़म को हटाएं। अब वज़ीर आज़म को हमने हटा ही नहीं दिया, हमने उसमें जेल में डाल दिया। हमने कहा जनाब हम तो आपके बड़े ग़ुलाम हैं, आपके तो हम बिल्कुल ही, आपने हुक्म दिया था और उसमें हुक्म है, वो साइफ़र में हुक्म है, और साइफ़र में हुक्म जो है वो गालिबन बाजवा साहब को है, क्योंकि बाजवा साहब भी उस दायरे में आते हैं। वज़ीर आज़म को तो हुक्म नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म को आज ना आपने हटाया तो हम से कोई बातचीत नहीं हो सकेगी। अब वो तो ज़ाहिर है उस लूप में जो थे, जो नेचुरली थे, उनमें बाजवा साहब ही थे। बाजवा साहब भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट का बेंच लेके पहुँचे, बाजवा साहब ही ने के कहने पे ही प्रिजनर वैन पहुँची होगी, और तो किसी का इख्तियार नहीं था कि नेशनल असम्बली में MNAs को गिरफ़्तार करने के लिए प्रिजनर्स वैन भी पहुँचा दो। तो ये जब सब कुछ हो रहा था और बाजवा साहब कर रहे थे, तो उसमें स्टेट सीक्रेट क्या था कि अगर ये स्टेट सीक्रेट, ये अमेरिका के लिए स्टेट सीक्रेट होगा, अमेरिकनों के लिए, कि उनका एक सफारतकार खुल के को कह रहा है कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ, और वो हटा के ना फ़ख्र ये कर रहे हैं कि हमने सिर्फ हटाया नहीं, हमने पिंजरे में बंद भी कर दिया उसको। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ये बात निरी रुसवाई है हमारी। ये रहनुमाई फरमाएं, आप शुरू से कह रहे हैं सिफर है, और बज़ाहिर जो गवाह भी हुए हैं बादी नज़र में ठीक नहीं। आज बैरिस्टर गोहर साहब फरमा रहे थे कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके असिस्टेंट को ही वकील बना दिए गए, हमारे वकला को भी नहीं सुना जा रहा, और बात गज कर रहे हैं जो कुछ हुकूमत के माउथ पीस है, वो कह रहे हैं 5 तारीख तक सजा हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, साइफर इस तरह है इस वक्त कि जो एविडेंस और जो उसके खुद कंटेंट्स देखने हैं ना, असल बात तो आपने देखना है कंटेंट्स क्या है साइफर के। इस तरह है कि एक पिस्तौल में पकड़ा दूं एक आदमी को, अब ये साइफर का है कि जी किसकी जेब में कितने दिन रहा है, वो आज़म खान की जेब में 2 दिन रहा है, 1 दिन 2 दिन वज़ीर आज़म की जेब में रहा है, फिर किसी दराज में रहा है, फिर ये खुफिया अब सारा ढूंढे कौन कौन जगह साइफर की खुशबू आ सकती है उसकी, तो वो कहाँ रहा है। अगर मैं पिस्तौल पकड़ा दूँ किसी को और कहूँ ये पिस्तौल उसको दे दो, उसको दे दो, उसको कहूँ इसमें गोली नहीं है, और गोली हो भी ना, उसमें कोई गोली ना हो, कोई गोली ना हो, तो वो क्या पिस्तौल है अगर गोली ना हो? ये क्या साइफर है जिसके कंटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि पता लगने चाहिए कि एक
वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक अमेरिकन हाई लेवल अमेरिकन आप अपने ये को क्या पैगाम भेज रहा है? ख़ासकर पैगाम है अगर कि इसको हटा दो और दूसरे दिन वो हटाया जाता है तो ये तो कौम के मुफाद में है। और आइनी हल्फ जो लेता है वज़ीर आज़म बिल्कुल उसके मिजाज के मुताबिक। अच्छा एक सेकंड आपकी रहनुमाई चाहूँगा, ये बताएं, गुजारिश है, साइफर सारी दुनिया को पता क्या कहा है, ओरिजिनल साइफर आज भी दफ्तर खारजा में है, तो फिर ऐसा केस जिसे सबको पता है, जो चीफ जस्टिस साहब को भी गया, 4 लोगों को भी गया, और उसके बाद उसका खुफिया ट्रायल करना और जो मुल्ज़म है मुबैना इमरान खान साहब, उनके वकीलों को भी ना सुनना, जिरा भी ना करने देना, तो ये क्या इंसाफ होगा कि इंसाफ का कत्ल होगा? खुदा ना खासा सजा हो जाते हैं, फिर तो उनके लिए टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा ऊपर अदालतों में जाते हुए। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा अगर सियासतदानों को इस तरह। ये साइफर रोज़ वज़ीरों के पास आते रहते हैं, बाकी वज़रा के भी फाइल्स में डिपार्टमेंट रख के भेजता है, कोई ऊपर इतना ज़्यादा लिखा भी नहीं होता कि ये कॉन्फिडेंशियल है या फॉर योर आइज़ ओनली। बड़ी बात है, फॉर योर आइज़ ओनली किसी एक दस्तावेज़ पे लिखा जाता है, पर वो साइफर जब फॉरेन मिनिस्ट्री से इंटीरियर मिनिस्ट्री में आता है किसी ओपिनियन के लिए, लॉ मिनिस्ट्री में जाता है किसी ओपिनियन के लिए, वहाँ तो जाता ही है लॉ मिनिस्ट्री में। तो अगर कोई अहम साइफर है तो वो जब जाता है तो जाहिर है उसको बहुत लोग देखते हैं और कोई उसमें इतनी नहीं होती बात के जी अब इस पे आप एक सियासतदान को पकड़ के और कर दो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ये सिंबल का, इस पे सब सियासी जमातें वक्तन फ़वक्तन पछताएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसको इस पे वो टारगेट होंगी, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि अब आगे ये था कि आर्टिकल 17 का तहफ़्फ़ुज़ था, एक बुनियादी हक़ था पार्टी बनाना, पार्टी चलाना, और पार्टी को सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट की रेफरेंस पे सिर्फ एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट का तहलील कर सकता था। और वो जिस तरह NAP नेशनल अवामी पार्टी से किया गया, वली खान साहब की पार्टी मरहूम की, तो 1974 में वो डिज़ोल्व हुई। इसके अलावा हमें ये तसल्ली थी कि हमारी पार्टी डिज़ोल्व नहीं हो सकती। अब तो वो कहते हैं कि आप अपने घर में जो करते हैं, मतलब है इंटरनल इलेक्शन जो कराते हैं, इंटरनल इलेक्शन। मैं नहीं कहता हूँ कि अगर वो गलत कराएं तो उसके ख़िलाफ़ दादरसी नहीं है, दादरसी है उसके ख़िलाफ़ भी। अगर कोई प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी जिसको कोई सरकारी अफसर ज्वाइन ही नहीं कर सकता, वो अगर कोई गलत काम करती है तो उसके ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सिविल सूट हो सकता है। सिविल सूट रेमेडी है, पर अगर 10 ओहदेदारों ने कोई गलत काम किया भी है, कोई गलती की भी है, तो आप 5 करोड़ वोटरों से उनके वोट का हक़ ले लेंगे, क्योंकि निशान ही तो वोट का तरीका है। अनपढ़ लोग हैं 70% पाकिस्तान में, 70% वोटर्स में अनपढ़ होंगे। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक चलो 60% होंगे, यहाँ ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे 40%। तो उन 60% वोटर का भी जो हक़ है वो निशान देख के वो मोहर लगा सकता है, वरना उसके वो 25 नाम तो नहीं बैलेट पेपर पे लिखे हुए पढ़ सकता। अब वो भी आप हक़ ले लें। हक़ क्यों ले लें? क्योंकि आपकी जो पार्टी है, जमात है, और आप थरपारकर में रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आपकी सियासी जमात जो है उसके 10 ओहदेदार जो हैं उन्होंने बड़ा गलत काम कर दिया है, उन्होंने अपना इलेक्शन उसमें धांधली कर दी है, इसलिए आपको भी वोट का हक़ नहीं, आप वोट नहीं के डाल सकते। आपका जो जरिया है वोट को। साहब एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद कादी साहब आपसे करेंगे। देखिए, एक उनसे वो बार बार PTI के वकला से मोहतरम जायद साहबान पूछते रहे कि आपने इसको निकाला नहीं, लेकिन एक दफ़ा अकबर एस बाबर से नहीं पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इसकी जमात के मेंबर हैं? 13 साल पहले आपको निकाल दिया, करोड़ों उनके मेंबर हैं, अकेला एक आदमी ये जाके दावा कर रहा है जी नहीं मैं इनका बानी मेंबर हूँ, तो उसके पास एक एविडेंस नहीं है अपनी फेवर में। बटी साहब इत्तेज़ाज़ साहब हमारे साथ हैं, इज़ वेरी काइंड इनफ
टू गिव्स अस सो मच टाइम। एक ब्रेक पे जाने वापस आते हैं, तो मेरे पास भी कुछ सवाल हैं जिससे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पट्टी साहब, आप अपना सवाल जरा दोहरा लें, मैं बाद में आपसे। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं एक सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप शुरू से फरमाते रहे कि ये अवाम की इमानत है, निशान सिर्फ एक जमात की नहीं, करोड़ों उसके कारकुनों की है। अब मैं बताता हूँ, मैं प्रेस क्लब में ओहदेदार भी रहा हूँ, PUJ में भी रहा हूँ, इलेक्शन लड़ता भी रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में भी रहा हूँ। अगर हमारा कोई हर साल इलेक्शन होते हैं प्रेस क्लब के, अगर कोई एक साल फीस ना दे तो उसका अगले दिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, अगर कोई आपको कहे कि मैं 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर था, लेकिन उसके 13 साल कोई उसने कागज ना जमा कराया हो, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? मुझे इस कदर इस बारीकी से मेरा ख्याल है, ये तो कभी बार के प्लेटफॉर्म पे ये इस किस्म की लापरवाही किसी ने की हो और उसने आके वोट देने की कोशिश की हो, या उसने एक इलेक्शन लड़ने की कोशिश की हो, इसकी तो शायद मिसाल ही नहीं मिलती। पर मैं इसका एग्जैक्ट इस वक्त आपको जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो रूल का नहीं कि अटेंडेंस अमूमन कोई इतनी ज़्यादा वोट डालने के लिए ज़रूरी नहीं होती कि बार रूम में बंदा इतनी दफ़ा गया हो। कई हैं वो नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी होते हैं, तो वो आपने मिसाल वकील की अगर मुमासलत करने की ज़रूरत महसूस की है, तो वो कोई मौजू नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, मैं अपना लाइसेंस भी रखते हैं, नहीं, मेंबरशिप बार की भी रखते हैं, और वो रखते हैं कोई उसकी इतनी उनको फीस भी नहीं देनी पड़ती। अरियर अगर वोट डालने जाए तो अरियर जितने हो, इतना सा प्रेस क्लब में होता है, अपनी अपनी तंजीम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो रहा हमारा होता है कि मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर हमारे रिकॉर्ड में कोई मेंबरशिप नहीं है किसी की, और कोई आदमी आके कहता है मैं 13 साल पहले मेंबर था, तो हम उससे सबूत मांगते हैं, भाई कब आपकी मेंबरशिप थी, ये आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट मेरी जिंदगी में 30 सालों में तो कोई नहीं हो सकता। बुनियादी मेंबरशिप तो उसको दिखानी पड़ेगी। हमारा वो कार्ड होता है, वो है भी ये रीडेबल, जिस कंप्यूटर रीडेबल वो कार्ड होता है हमारा, और उसके बगैर तो वोट नहीं कर सकते हम। तो क्या अकबर एस बाबर साहब ने कोई दिखाया था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने लगा हूँ, ये मैं PTI का मेंबर हूँ, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, ये मेरा डॉक्यूमेंट है? कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो किया है, दिखाया है। पर भट्टी साहब, अदालत इस मामले में जा ही नहीं सकती। ये इंटरनल, ये सिविल सूट करें, सिविल जज फैसला कर देगा कि सही है गलत है, उसको शहादतें लेनी पड़ेंगी। वो अकबर एस अहमद भी अब शहादतें लेके जाएगा अपने 5 गवाह। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, अगर मैं भी शहादतें लेके आऊँगा कि ये इसका कोई बिल इसने नहीं साइन किया हुआ, कोई बैठा नहीं, ये बार रूम में ये लोग रोज़ बैठने वाले हैं, सारा वक्त इनमें से पूछ लें किसी को कि ये कभी आया है कभी गया है। ये तो एक वाक़याती इंक्वायरी है। वाक़याती इंक्वायरी का ऐसे आईनी केस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आपने मान लिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि वो अकबर एस अहमद जो है वो मेंबर रहा है 13 साल बग़ैर कोई हिस्सा लिए किसी एक्टिविटी में, तो किस बुनियाद पे आपने माना है? ये उस बुनियाद के लिए आपको शहादत और सबूत देना लाजमी है, और शहादत और सबूत दे भी वो तो इस मामले में अदालत उज़्मा नहीं पढ़ सकती, अदालत आलिया भी नहीं पढ़ती। ये सिविल जज का मामला है, सिविल जज का इख्तियार है, वो फैसला करे, उसके बाद अपील होगी डिस्ट्रिक्ट जज को, उसके बाद निगरानी रिवीजन होगी हाई कोर्ट को, और फिर एक दरख्वास्त होगी सुप्रीम कोर्ट को जो अपील में कन्वर्ट की जा सकती है। ये उसका है, अब उसमें 10 साल लग जाएंगे पाकिस्तान में। अच्छा, एक थोड़ा आपकी पार्टी के हवाले से सवाल, क्योंकि ताज हैदर साहब बड़े वेटरन हैं आपके और बड़े पुराने PPP के यानी मेंबर हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोगों को भी यहाँ पे जो है शायद लाहौर में
तो ये मुझे अजीब सी बात लगी। तो इस हवाले से आपके पास कुछ है कि ये जो बिलावल भुट्टो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रहे हैं? जी, वो हमारे जो बिलावल साहब के जो हलके में हमारे जो सूबाई के उम्मीदवारान हैं फैसल मीर साहब और असलम गिल साहब, उनके ज़बानी बयान उनके मुझे बताया गया है कि उन्होंने ये कोई इस किस्म के एक शिकायत की है। उनको ये शिकायत है कि वर्कर पकड़े जा रहे हैं और बिल्कुल पकड़े जा रहे होंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो की बड़ा कामयाब जलसा था और दौरा था वो लाहौर का। और देखें, एक चीज़ देखें, एक चेहरा तो खैर नज़र नहीं आ रहा, सबके सामने ही नहीं है, उसको तो इन्होंने छुपा रखा है, वो बानी चेयरमैन का। बाकी दो चेहरे देखें आप, मियाँ साहब का चेहरा देख लें और बिलावल भुट्टो जरदारी का चेहरा देख लें आप। आज अभी इसके बाद जो भी उनकी फुटेज आती है उसमें देखें, मियाँ साहब को तो जैसे कोई मतलब है, कोई खौफ उन पे तारी हो गया है, और बिलावल का एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, रिलैक्स्ड है। अब वो उसको कुछ कॉन्फिडेंस है, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका है और बड़े बड़े लोगों से मिलने का, और फिर उर्दू अब उसकी इतनी इम्प्रूव उसने कर लिया कि बीबी ने जहाँ से शुरू की थी उर्दू बोलने और उर्दू में तकरीरें करने, उससे बहुत बेहतर है। ऐसे ऐसे अल्फाज कई दफ़ा वो देते हैं अपनी तकरीर में चेयरमैन बिलावल के, बंदा ज़रा हैरान होता है कि बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग वो इतनी उर्दू और सिंधी में भी उनको अब काफ़ी, ही हैज़ वर्कड ऑन दीज टैलेंट्स। तो अब मैं तो कहता हूँ चेहरे देख लो, अल्लाह ताला किसी सब की ज़िंदगियाँ दराज करे, मियाँ साहब की भी, इमरान खान की भी, बिलावल की भी। पर आप उन दोनों के चेहरे जो सामने नज़र आते हैं उनके चेहरे देख लें और आपको पता लग जाएगा इलेक्शन में कौन कितने। अच्छा इत्तेज़ार साहब, एक सवाल, कहा जा रहा है कि कुछ जमातों को, किस जमात को, एक को, उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने दिए जाएंगे। ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। अगर पीपल्स पार्टी के भी पोलिंग एजेंट अमूमन बिलावल भुट्टो साहब की होता है, तो क्या पीपल्स पार्टी से तस्लीम करेगी क्या पोलिंग एजेंट बैठाना किसी भी कैंडिडेट का राइट है कि नहीं? सुना डराया धमकाया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। नहीं, ये यकीनन शिकायत आ रही हैं, और उनका वो जो 3 बंदे अगवा हुए हैं जो आरओ के दफ्तर में, आरओ की आंखों के सामने, और आरओ ने सर झुकाए रखा है, वो साबित करता है। और जिस तरह कागजात नामजदगी छीनने पे ये आए हुए हैं कि ये तो हर इंतहा पे जाएंगे, पर जितनी इंतहा पे जाएंगे उतना इनका अपना नुकसान ज़्यादा होगा। और ये जो कर रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स को बिल्कुल वो डराएं धमकाएंगे, पर मेरा ख्याल है अगर नंबर्स में आ गया ना मामला कि नंबर्स जाले या वो टाइगर इमरान खान के ये निकल आए बाहर खासे नंबर्स में, तो वो और कुछ नहीं करना उन्होंने, ना नारा लगाएं ना कुछ लगाएं, केवल पोलिंग स्टेशन पे आप आके बैठ जाएं। अगर 500 बंदा पोलिंग स्टेशन पे बैठा हो तो पुलिस उस दिन बहुत स्प्रेड आउट होगी, पुलिस बहुत स्प्रेड आउट होगी। जो मौके पे होगा वो इंटरफियर करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो इदारा इतनी बड़ी रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि वो सारा जो नफ़रत किसी एक सियासतदान या शख्स से है वो अपनी तरफ उसको मोड़ ले। तो और पुलिस विल बी थिन, ये नहीं होगा कि एक रैली लाहौर में निकल रही है और सारे ज़िले की 6 थानों की पुलिस ने आके उसको डिसरप्ट किया है। वहाँ हर थानेदार अपने पोलिंग स्टेशंस 20-30 पोलिंग स्टेशंस उसके होंगे, 40 पोलिंग स्टेशंस होंगे, तो 40-50 की उसकी कुल नफरी होगी। वो तो एक एक सिपाही को पहुंचाने और लाने में मसरूफ़ होगा, वो तो नहीं चाहेगा कि झगड़ा हो। और ये स्प्रेड आउट होगा, ये चूँकि स्प्रेड आउट होगा सारा ऑल ओवर द कंट्री, पुलिस भी उस तरह स्ट्रेचड आउट होगी। एक रैली को संभालना और बात है और 2000 पोलिंग स्टेशंस को संभालना और बात है एक शहर में। तो ये बड़ा फ़र्क होगा उस दिन में और इस दिनों में। और उस दिन शायद पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा निकल आएँ, वो भी निकल आएँ जिनको खौफ और डर है आज,
वो कि क्योंकि उस दिन इतने ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होगा, अदम तवाज़ुन नहीं होगा। इत्तेज़ाज़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज सो काइंड टू एनलाइटन अस ऑन मैनी वाइटल इशूज़। नाज़रीन, जो हो बेहतर हो, एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट हम कह सकते हैं, और उम्मीद है कि हम इससे ओहदा बरा हो जाएंगे और कुछ बेहतर नतीजे निकल आएँ। यही दुआ, इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।